नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं दोपहर की खास खबरें और मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। शुरुआत करेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। गुरु नानक देव की 556वीं जयंती आज। देश भर के गुरुद्वारों में पाठ, कीर्तन व लंगर का आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी गुरु पर्व की शुभकामनाएं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर। रायपुर स्थित राजभवन में दिया गया उनको गार्ड ऑफ ऑनर। नवा रायपुर में भारतीय वायुसेना के सूर्य किरण एरोबैटिक टीम के एयर शो का करेंगे अवलोकन। छत्तीसगढ़ के गठन के रजत जयंती वर्ष के ऐतिहासिक अवसर पर राज्योत्सव के समापन समारोह में होंगे शामिल। राजनांदगांव में एक कार्यक्रम में लखपति दीदियों का करेंगे सम्मान। उदयांचल मल्टी स्पेशलिटी इंस्टीट्यूट का करेंगे लोकार्पण। भारत के सहकारी आंदोलन की ऐतिहासिक उपलब्धि, अमूल बना दुनिया का नंबर 1 कोऑपरेटिव। दूसरे स्थान पर रहा इफ्को। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया इसे भारत के लिए गौरव का क्षण। भारत की शिक्षा का बजा विश्व में डंका। क्यूएस एशिया रैंकिंग में आईआईटी दिल्ली समेत 7 भारतीय संस्थान टॉप 100 में शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताई खुशी, कहा सरकार युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध। और विश्व विजेता बनी भारतीय महिला क्रिकेट टीम का दिल्ली में भव्य स्वागत। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगी मुलाकात। प्रधानमंत्री द्वारा खिलाड़ियों को किया जाएगा सम्मानित। और गुरु नानक देव की आज 556वीं जयंती है। गुरु पर्व के नाम से चर्चित गुरु नानक जयंती आज पूरे देश में मनाई जा रही है। ये दिन सिख धर्म के संस्थापक और पहले गुरु नानक देव जी के जन्मदिन को समर्पित है। गुरु नानक देव सिख धर्म के 10 गुरुओं में पहले गुरु होने के साथ ही सिख धर्म के संस्थापक थे। इस खास अवसर पर देश भर के गुरुद्वारों में पाठ, कीर्तन और लंगर का आयोजन किया गया है। साथ ही गुरु नानक जी के उपदेशों को स्मरण करते हुए सेवा से जुड़े कार्य संपन्न किए जाते हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि ये अवसर गुरु नानक देव के मूल्यों और आदर्शों को अंगीकार करने के लिए सभी को प्रेरित करता है और एक बेहतर समाज के निर्माण में सभी का मार्गदर्शन भी करता है। उन्होंने कहा कि गुरु नानक जी का संदेश सत्य, न्याय, सहानुभूति पर आधारित जीवन जीने की शिक्षा देता है। उनकी शिक्षा सफलता का वास्तविक मानक भी है। गुरु नानक देव जी की शिक्षा सभी को ईमानदारी के साथ जीने और संसाधनों को दूसरों के साथ साझा करने के लिए प्रेरित करती है। राष्ट्रपति ने सभी को गुरु नानक देव जी के आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करने का आग्रह किया। एक शांतिपूर्ण और समृद्ध राष्ट्र निर्मित करने के लिए राष्ट्रपति ने सभी को गुरु नानक देव जी द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करने का आग्रह किया। और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने गुरु नानक जयंती के पावन अवसर पर सभी को हार्दिक बधाई दी है, शुभकामनाएं प्रेषित की है। उन्होंने लिखा है कि श्री गुरु नानक देव जी का जीवन और उनकी शिक्षाएं सत्य, समानता, करुणा और निस्वार्थ सेवा के शाश्वत मूल्यों से विश्व को आलोकित करती रहती हैं। उनका दिव्य संदेश काल से परे है और मानवता को शांति, धार्मिकता और सद्भाव के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। ये पावन अवसर हम सभी को एकता और विश्व बंधुत्व के बंधन को मजबूत करने और सभी के कल्याण एवं प्रगति के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रेरित करता है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोशल मीडिया के जरिए लिखा कि सिख धर्म के संस्थापक प्रथम पातशाही श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं और कोटि कोटि नमन। गुरु नानक देव जी ने मानवता, समानता, सत्य के आदर्शों से विश्व को
आलोकित किया। उनके उपदेशों ने समाज में करुणा, सेवा और सह अस्तित्व का भाव जागृत किया, धर्म को मानव कल्याण का माध्यम बनाया। उन्होंने जाति, पंथ और भेदभाव से परे रहकर मानवता को एक सूत्र में बांधने का संदेश दिया और कर्मयोग और सत्कर्म को जीवन का सार बताया। गुरु साहिब की ये पावन शिक्षाएं युगों युगों तक हमें सत्य, प्रेम और निस्वार्थ सेवा के मार्ग पर अग्रसर करती रहें, यही प्रार्थना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, गुरु नानक देव जी का जीवन और संदेश सदैव मानवता का मार्गदर्शन करते रहते हैं। करुणा, समानता, विनम्रता और सेवा पर आधारित उनकी शिक्षाएं अत्यंत प्रेरक हैं। प्रकाश पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर करे उनका ब्रह्मा प्रकाश हमेशा हमारी पृथ्वी को प्रकाशित करता रहे। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने एक वीडियो साझा किया। जो बोले सो निहाल। गुरु नानक देव जी सिखों के पहले गुरु ही नहीं बल्कि वो जगत गुरु है। उन्होंने पूरी मानवता के कल्याण के बारे सोचा। उन्होंने सभी जातियों को एक समान बताया। महिला सशक्तिकरण, पूरी दुनिया में गुरु नानक देव जी का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। वैंकूवर से वेलिंगटन तक, सिंगापुर से साउथ अफ्रीका तक उनके संदेश हर तरफ सुनाई देते हैं। हमारे सभी 10 गुरुओं ने राष्ट्र को सबसे ऊपर रखकर भारत को एक सूत्र में पिरोया था। गुरु नानक देव जी ने पूरे राष्ट्र की चेतना को जगाया था। पूरे राष्ट्र को अंधकार से निकालकर प्रकाश की राह दिखाई। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतह। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने कई कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद ये उनका राज्य का पहला दौरा होगा। छत्तीसगढ़ पहुंचने पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को रायपुर स्थित राजभवन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। के लिए तैयार है श्रीमान। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 8वें भारत जापान हिंद प्रशांत मंच को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत और जापान के बीच साझेदारी पिछले कुछ दशकों में काफी गहरी हुई है, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक स्थिरता और वैश्विक आर्थिक विकास को बढ़ावा दे रही है। ये साझेदारी साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और एक स्वतंत्र, खुले और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के दृष्टिकोण पर आधारित है, जिसमें दोनों देश रक्षा, व्यापार और बुनियादी ढांचे के विकास जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करते हैं। The recent conversation between Prime Minister Modi and Prime Minister Takaichi, as soon as she assumed office,
is testimony to the priority that we both attach to it. The visit of Prime Minister Modi to Japan in August significantly laid out the joint vision for the next decade. Its 8 priority pillars and the investment target of 10 trillion yen over the next 10 years are useful metrics to assess our ambition. The joint declaration on security cooperation is also noteworthy in raising the level of our aspirations in defense and security. Let me also highlight the Next Generation Mobility Partnership, the Economic Security Initiative, the Joint Crediting Mechanism, the Joint Declaration on Clean Hydrogen and Ammonia, and the MOU in the field of mineral resources as examples of an evolving contemporary agenda. People-to-people exchanges are expected to receive a boost with the Action Plan for Human Resource Cooperation and Exchange. As they unfold, we may expect to create a deeper understanding at the societal level. Together, all these initiatives reaffirm the strategic and comprehensive nature of our ties. Looking ahead, the India-Japan partnership must focus on leveraging our strengths, bolstering our supply chains, and investing in artificial intelligence, semiconductors, critical minerals, clean energy, and space. Friends, as 2 major democracies and maritime nations, India and Japan have a larger responsibility towards the Indo-Pacific. The Indo-Pacific Oceans Initiative, where Japan co-leads the maritime trade, transport, and connectivity pillar, has the potential to advance our contributions. भारत की विश्व विजेता महिला क्रिकेट टीम मंगलवार शाम कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में दिल्ली पहुंच चुकी है। टीम आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेगी। आज शाम प्रधानमंत्री मोदी अपने आवास पर टीम से मुलाकात करेंगे और इस ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाएंगे। दिल्ली पहुंचने पर खिलाड़ियों का शानदार स्वागत हुआ। टीम होटल ताज पैलेस में खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ पर गुलाब की पंखुड़ियां बरसाई गईं, जबकि जेमिमा रोड्रिग्स, राधा यादव और स्नेह राणा ने ढोल की थाप पर जश्न मनाया। मौके पर मौजूद लोगों ने भी तालियों से इस ऐतिहासिक लम्हे का स्वागत किया। प्रधानमंत्री द्वारा खिलाड़ियों को विशेष सम्मान समारोह में सम्मानित किया जाएगा। भारतीय महिला टीम ने रविवार को नवी मुंबई में साउथ अफ्रीका को हराकर पहली बार विश्व चैंपियन का तमगा हासिल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मेजर आर्क बिशप राफेल थाटिल के नेतृत्व में सिरो मालाबार चर्च के वरिष्ठ बिशपों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को दिल्ली में सिरो मालाबार चर्च के प्रमुख मेजर आर्क बिशप मार राफेल थाटिल, आर्क बिशप डॉक्टर कुरियाकोस भरानिकुलंगारा और अन्य वरिष्ठ चर्च नेताओं के प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात की। बैठक में भाजपा की केरल इकाई के अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर भी उपस्थित थे। बैठक में ईसाई अल्पसंख्यकों के कल्याण और भारत के सामाजिक एवं विकासात्मक ढांचे में उनकी भूमिका पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव मदद का सहयोग और आश्वासन दिया है। और भारत के लिए एक बार फिर से गौरव का क्षण है। भारत की शैक्षणिक उत्कृष्टता के एक बार फिर पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। एशिया के शीर्ष शिक्षण 100 संस्थानों में 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, दिल्ली विश्वविद्यालय शामिल हैं। मंगलवार को घोषित QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, IIT कानपुर और IIT खड़गपुर शीर्ष 100 एशियाई संस्थानों की सूची में शामिल हैं। IIT दिल्ली इस बार एशिया में 59वें स्थान पर रही है और भारतीय संस्थानों में पहले स्थान पर बनी रही। इसके पीछे मुख्य कारण फैकल्टी का उच्च शैक्षणिक स्तर, वैज्ञानिक प्रिंट की संख्या और नियोक्ता प्रतिष्ठा है। वहीं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी कि IISc, IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर और दिल्ली विश्वविद्यालय भी टॉप
100 में शामिल हैं। इस वर्ष 59वें स्थान पर रहने वाले IIT दिल्ली को लगातार 5वें वर्ष सर्वश्रेष्ठ भारतीय संस्थान घोषित किया गया। लंदन स्थित रैंकिंग एजेंसी QS ने यह जानकारी साझा करते हुए कहा कि भारत के कुल 7 संस्थान टॉप 100 में हैं, 20 संस्थान टॉप 200 में और 66 संस्थान टॉप 500 में शामिल हुए हैं। ये उपलब्धि भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता, शोध क्षमता और वैश्विक पहचान को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने QS एशिया रैंकिंग में भारतीय विश्वविद्यालयों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि पर खुशी व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया के जरिए QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 रिपोर्ट का लिंक साझा करते हुए लिखा है कि पिछले एक दशक में QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारतीय विश्वविद्यालयों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि देखकर खुशी हुई। हमारी सरकार अनुसंधान और नवाचार पर ध्यान केंद्रित करते हुए हमारे युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम पूरे भारत में और अधिक शैक्षणिक संस्थानों को सक्षम बनाकर इस क्षेत्र में संस्थागत क्षमता का निर्माण भी कर रहे हैं। और भारत के सहकारी आंदोलन ने एक और स्वर्णिम अध्याय लिख दिया है। विश्व स्तर पर सहकारी समितियों की नई वैश्विक रैंकिंग में भारत के 2 प्रमुख संस्थानों में अमूल और इफ्को ने क्रमशः पहला और दूसरा स्थान हासिल किया। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड अमूल को वर्ल्ड लेवल पर पहली रैंक मिली है। अमूल ने इफ्को को पछाड़ते हुए नंबर 1 की रैंक हासिल की। ICA वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 ने इसकी घोषणा की। इस सूची की घोषणा कतर के दोहा में ICA CM50 सम्मेलन में की गई है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने इसे भारत के लिए गौरव का क्षण बताया है और अमूल और इफ्को को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए लिखा है कि अमूल और इफ्को को दुनिया की शीर्ष 10 सहकारी समितियों में पहले 2 स्थान प्राप्त करने के लिए हार्दिक बधाई। ये अमूल से जुड़ी लाखों महिलाओं और इफ्को में योगदान देने वाले किसानों के अथक समर्पण का सम्मान है। ये सहकारी समितियों की असीम क्षमता का भी प्रमाण है, जिन्हें प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता के एक वैश्विक मॉडल के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। और भारत और इजरायल के बीच रक्षा सहयोग पर बड़ी प्रगति हुई है। तेल अवीव में दोनों देशों के बीच 17वीं संयुक्त कार्य समूह बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई अहम मुद्दों पर सहमति बनी है। सैन्य उपकरणों के सह उत्पादन को ध्यान में रखते हुए भारत और इजरायल ने एक प्रमुख रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। बैठक की सह अध्यक्षता भारत के रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और इजरायल के रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक मेजर जनरल रिजर्व आमिर बराम ने की। इस दौरान दोनों देशों ने रक्षा सहयोग पर एक नया समझौता ज्ञापन साइन किया, जो आने वाले समय में रक्षा साझेदारी को और मजबूत बनाएगा। ये समझौता दोनों देशों के बीच पहले से ही मजबूत रक्षा सहयोग को और गहरा करने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण और नीतिगत दिशा प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगा। इस समझौते के तहत भारत और इजरायल अब उन्नत तकनीक साझा करेंगे, नए हथियार सिस्टम्स का संयुक्त विकास और उत्पादन करेंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करेंगे। बैठक में दोनों पक्षों ने यह माना कि अब तक के सहयोग से दोनों देशों को बड़ा फायदा हुआ है। साथ ही आतंकवाद जैसी साझा चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुट होकर काम करने पर भी जोर दिया गया। भारत और इजरायल की रक्षा साझेदारी भरोसे और साझा सुरक्षा हितों पर आधारित है, जो लगातार और गहरी होती जा रही है। श्रीलंका की संसद में नेता विपक्ष साजिद प्रेमदासा भारत के दौरे पर हैं। उन्होंने मंगलवार को दिल्ली में संसद भवन का दौरा किया और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने श्रीलंका की संसद में विपक्ष के नेता साजिद प्रेमदासा का भारतीय संसद में स्वागत किया और इसे दोनों लोकतांत्रिक देशों के गहरे और ऐतिहासिक संबंधों का प्रतीक बताया। मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, गहरे सांस्कृतिक जुड़ाव और आपसी विश्वास से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई, जो भारत श्रीलंका संबंधों की नींव है। उन्होंने कहा कि ये जुड़ाव दोनों देशों की साझी विरासत को नई ऊंचाइयां प्रदान करता है। दोनों नेताओं ने संसदीय सहयोग को मजबूत करने और दोनों देशों की समृद्धि के लिए अपनी साझेदारी को आगे बढ़ाने पर भी चर्चा की। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति है और
सागर विजन में श्रीलंका की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो क्षेत्रीय सहयोग और स्थिरता को सशक्त करती है। भारत श्रीलंका की प्रगति और आर्थिक स्थिरता का एक विश्वसनीय साझेदार है और ऊर्जा, नवाचार, कनेक्टिविटी व फिनटेक जैसे नए क्षेत्रों में सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझा लोकतांत्रिक मूल्य और बहुदलीय प्रणाली लोकतांत्रिक संवाद की सशक्त आधारशिला है और भारत श्रीलंका संसदीय मैत्री समूहों के गठन से दोनों संसदों के बीच रचनात्मक सहयोग और बढ़ेगा। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विश्वास जताया कि सरकार मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद के 4.4% के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगी। वित्त मंत्री ने ये बातें मंगलवार को दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में हीरक जयंती समापन व्याख्यान देने के बाद प्रश्नोत्तर सत्र के दौरान छात्रों से बातचीत करते हुए कही। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि आज के युग में तकनीक बहुत महत्वपूर्ण है। AI से नुकसान है तो फायदा भी है। Are at a time when India is moving fast on so many different parameters. Largely they are all economic. Of course, India and its population, India and its location in a global map have strategic significance. But India stands together today and stands tall and stands distinctly on its feet is because of the economic strength of India. I'm not saying we've become developed. I'm not at all saying we've become developed, because Bharat is ahead of us 2047, just 2 years before you celebrate 100 years. But we are on a course. We are now today standing up to say my economy is now strong enough. Tell me, what do you talk? What is it that we are discussing globally? And tell me where I should be. And tell me why I'm wrong if I protect my interest. So you're able to articulate all this because of the strength of our economy. All of us should believe in ourselves. We should believe in our economy. I was very interested and also amused to hear the Vice Chancellor speak that we need to see the numbers for what they are. Look at the numbers. Just don't look at the numbers, but analyze them. Without technology today, your land, labor, capital are all going to go away or lie where they are, because unless technology comes to play, whether it is in the identification of a piece of land which a small farmer holds, or whether it is in the manufacturing sector, where now increasingly with artificial intelligence coming into play, your manufacturing models are all changing. AI is coming. Some are fearing AI. Will it set people out of jobs? Will it throw people out of jobs? Equally, there are people who are using AI to create innovative solutions for all of persisting problems, whether it is infrastructure, civic infrastructure, or any other medical devices and so on. और रक्षा थिंक टैंक भारत शक्ति द्वारा आयोजित इंडिया डिफेंस कॉन्क्लेव 2025 में मंगलवार को एक बातचीत के दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सशस्त्र बलों ने कुछ और सबक सीखे हैं और उन्हें नियोजित थिएटर कमांड मॉडल में शामिल करने की ज़रूरत है। एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि मई में किए गए निर्णायक सैन्य अभियान के बाद हमें पाकिस्तान के कोने कोने में अपनी ISR, खुफिया निगरानी और टोही और गतिज संचालन क्षमताएं विकसित करनी चाहिए, जो मुझे लगता है कि नई सामान्य स्थिति होगी। और निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को अपने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान का दूसरा चरण शुरू कर दिया है। इसमें लगभग 51 करोड़ मतदाताओं वाले 9 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं।
एसआईआर के नए चरण में छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह शामिल होंगे। इनमें से तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल में अगले 7 विधानसभा चुनाव होने हैं। प्रत्येक मतदाता जिसका नाम इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस वर्ष 27 अक्टूबर तक मतदाता सूची में दिखाई देता है, उन्हें एक विशिष्ट गणना फॉर्म प्राप्त होगा जो आंशिक रूप से पहले से भरा होगा। इन फॉर्मों का विवरण पहले ही शुरू हो चुका है और 100% गणना फॉर्म मुद्रित हो चुके हैं। और विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने मंगलवार को लंदन में प्रमुख विद्वानों से मुलाकात की और भारत की प्राथमिकता और दृष्टिकोण पर आधारित विदेश नीति और रणनीतिक संवादों पर केंद्रित व्यापक चर्चा की। उन्होंने थिंक टैंक चैथम हाउस में विद्वानों और क्षेत्रीय विशेषज्ञों के साथ बातचीत के दौरान ब्रिटेन के प्रमुख वार्ताकारों के साथ भारतीय दुनिया से क्या चाहता है विषय पर कई बिंदुओं पर चर्चा की। इसके बाद लंदन के इंडिया हाउस में एशिया में बहुध्रुवीयता की गतिशीलता पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। मिस्त्री सोमवार शाम को उच्च स्तरीय द्विपक्षीय यात्रा के लिए यहां पहुंचे, जिसका उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टार्मर की हाल की द्विपक्षीय यात्राओं से रिश्तों में आई मजबूती को और प्रगाढ़ बनाना है। और ब्रज रज उत्सव के 10वें दिन मंगलवार की संध्या पद्मश्री हेमा मालिनी की अनुपम प्रस्तुति पूरे वातावरण को भक्ति और भाव से सराबोर कर गई। मंच पर उन्होंने अपनी प्रसिद्ध नृत्य नाटिका यशोदा कृष्ण का सजीव मंचन किया, जिसमें मां यशोदा के वात्सल्य और बालकृष्ण की मोहक लीलाओं को अत्यंत भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया। चलते चलते आपको दिखाते हैं इसकी कुछ झलकियां। दीजिए इजाजत, नमस्कार।